हो कि नहीं कर सकते हो वो मुद्दा है, क्योंकि बीपीएससी है जॉब की तैयारी और रीट है पात्रता परीक्षा। तो आप अगर अपनी कैपेबिलिटी जानते हो आप कर सकते हो। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हो कि आप नहीं कर सकते हो, एक ही चीज कर लो बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसको समझो, ठीक है ना। मुझसे तो पूछोगे तो मैं तो कहूंगी हो सकता है, हम भी तो पढ़ाएंगे, हम भी तो पढ़ाएंगे, दोनों जगह पढ़ाएंगे, तो हो सकता है। हम तो यही कहेंगे हो सकता है भैया, क्यों नहीं हो सकता। जरूरत ही नहीं है रुकमनी, उसकी कंटेंट मैं आपको कराऊंगी, उससे ऊपर आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वो सीटेट में अच्छी रहती है, 11 12 की एनसीईआरटी की किताब है, रीट में नहीं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोले तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या, जैसे होती है ना इंटर कास्ट मैरिज, तो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी क्या होती है, जिसमें आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हो, तो दूसरे के अंतर्मन की इच्छाएं, उसकी मंशा को पता लगा पाते हो। दूसरे के मूड को भाप जाना, मूड नहीं पता लगाते। मिलते जुलते संवेग, उदासी और पछतावे में भेद करना नहीं। दूसरे के विचार और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना नहीं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको आप पता लगा पाते हो, तो इसको बोलते हो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये सामने वाले ने कहा मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, आप समझ गए कि ये चाहता है नोट्स दे दे। सामने वाले ने कहा कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी तो आंखों में आंखें डाल के अंदर प्रोजेक्टिव मेथड का प्रयोग करके पता लगा लो कि मुझे क्या नजर आया तुम्हें, तो मुझे नजर आया तू घाघ है, तू गुनगुना आदमी है, तू सिर्फ इसलिए मेरे साथ में है क्योंकि तेरे को पता है जो जॉब लगेगी मेरी और तुझसे ज्यादा काबिल हूँ, तो तेरे को आराम से रोटी खाने को मिलेगी मेरे से। बोले कोई बात नहीं, पर ठीक है, घर के काम तेरे को करने पड़ेंगे, भाप जाना, ये वाला मामला है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात है, ठीक है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात है। आ जाए भैया आगे। निम्न में से कौन सी स्ट्रेटेजी अभिलक्षण लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के खिलाफ है। आपको बताना है लैंगिक समानता की भावना के खिलाफ खिलाफत कहां दिख रही है। बच्चों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप बच्चों को कह रहे हो कि जो जिन सब्जेक्ट के लिए स्टीरियोटाइप बने रहते हैं कि लड़कियां ये नहीं पढ़ सकती हैं, लड़के वो नहीं पढ़ सकते, आप उसके अंदर सफलता हासिल कर सकते हो। आपको समान मतलब लैंगिक समता की भावना के खिलाफ बताना, तो ये तो पॉजिटिव है। शुरुआती विद्यालयी वर्षों में लड़के और लड़कियों में शारीरिक और गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है, बिल्कुल होती है भैया, ये भी पॉजिटिव है। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने की उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या करना, सहयोग प्रदान करें। लड़कों की समस्याओं के लिए और विश्व पर नियंत्रण करें, इसके लिए आप सहयोग प्रदान कर रहे हो। अच्छा, लड़कियां नहीं करेंगी विश्व पर नियंत्रण, लड़के और लड़कियां दोनों के कम आक्रामक एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करने के तरीकों को सिखाया जाए, ये भी पॉजिटिव है। विपरीत एक ही है कि आप कह रहे हो कि जी केवल लड़के, आप क्या कह रहे हो कि केवल लड़के, ठीक है ना, केवल लड़के की बात कर रहे हो। एक टीचर किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक टीचर जो है किसी भी समूह में समुदाय पर बेस्ड व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो आंखों के संपर्क के द्वारा समझेगा, बुद्धि के आधार पर, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, या होमवर्क के आधार पर। बताओ टीचर कैसे समझेगा भाई। एक ग्रुप है क्लास का, मान लो 8th सी है, तो उसमें समुदाय आधारित इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, ये कैसे समझेगा। आंखों के इशारों के आधार पर समझेगा, बुद्धि के आधार पर, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर, होमवर्क के आधार पर, इसके आधार पर समझेगा। बताओ जल्दी बताओ। पक्का, बिल्कुल सही बात है। टीचर एक क्लासरूम के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे देगा, ऐसे थोड़ी ना देगा बुद्धि चेक कर ली, या अरे तेरा होमवर्क इससे अलग है। होमवर्क तो सारे बच्चे एक दूसरे से टीप टाप ही लेते हैं, ये आंखों के संपर्क से तेरी नीली है भैया, तेरी काली है, नहीं। भाषा किस तरीके की है और बच्चा अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। क्रिएटिविटी के पोषण हेतु एक अध्यापक को बच्चों को क्या रखना चाहिए। अगर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा क्रिएटिव हो, तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से रखे, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित, या पुरस्कार केंद्रित। देखो भैया, पुरस्कार केंद्रित का मतलब हो गया प्रदर्शन उन्मुखी रखना, नहीं, प्रदर्शन उन्मुखी सबसे बेकार होता है, बच्चों को महारत उन्मुखी रखना चाहिए। तो कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है आपको, सी लग रहा है। कार्य केंद्रित भी मत रखो। आप चाहते हो आपका बच्चा क्रिएटिव बने, क्रिएटिव बने, उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत कम ने बताया लेकिन बता दिया। आपको गोल ओरिएंटेड बनाना है, गोल ओरिएंटेड, कि बेटा तुम्हारा ये लक्ष्य है, इसे पाने के लिए जो तरीका अपनाना है अपना लो। टास्क सेंटर्ड तो फिर आपने बता ही दिया कि ऐसे ही करना है इस टास्क को, है ना। गोल ओरिएंटेड ये लक्ष्य है, लक्ष्य पाने के लिए जो मर्जी आए वो स्ट्रेटेजी अपनाओ, ठीक है ना, जो मर्जी आए वो स्ट्रेटेजी अपनाओ, वो वाला मामला है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, कौन सी विशेषता
निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की नहीं है? देखो भैया, सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग का बच्चा होता है, सामाजिक रूप से जो बच्चा वंचित वर्ग का है, मतलब उसको कुछ मिला नहीं है, तो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं है? बच्चों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, बिल्कुल यार। इनको वंचित वर्ग के बच्चे जो होते हैं, इनको स्वास्थ्य देखभाल रेगुलर नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन हमसे पूछ रहा नहीं है। व्यापक और विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। विद्यालय में अच्छा करने के लिए उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाता, कि इनको ना स्कूल में आप मोटिवेट नहीं करते हो, या बच्चों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। तो कौन सा रहेगा? क्वेश्चन समझो, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज है। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों को नहीं मिलती। अरे यार, अरे उन्हें स्कूल में अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है। ए, बच्चों के देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते। अगर आपने इनको देखभाल दी, तो क्या इनके अनुभव बच्चों को प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करेंगे स्कूल के लिए? करेंगे। तो ए है कि वंचित वर्ग के बच्चों की विशेषता नहीं है, बाकी सब तो करता ही है, सारी विशेषता है कि भाई इनको स्वास्थ्य संबंधी चीजें नहीं मिलती, वंचित है, इसीलिए भैया कोई व्यक्ति वंचित है, ठीक है ना। खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, खाने पीने से संबंधित वंचना होगी, बहुत सारी। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से अलग है। एक होता है ओरिजिनल अनुसंधान, जो आप करते हो किसी चीज पे रिसर्च। एक होता है एक्शन रिसर्च, प्रॉब्लम से संबंधित। क्यों अलग है? जो स्टीफन कॉरे साहब ने दो तरीके का अनुसंधान बताया, एक मौलिक और एक क्रियात्मक। तो क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से अलग है, क्योंकि ये अध्यापक, टीचर, प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है, जिनका स्कूल से कोई संबंध नहीं है। ये सांख्यिकी उपकरणों पर आधारित है, ये न्याय दर्शिता पर आधारित है। अरे यार, ये इसलिए अलग है क्योंकि इसे कोई बहुत बड़ा शोधकर्ता, रिसर्चर नहीं करता। टीचर करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, प्रशासक करते हैं, स्कूल की डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? ए आपका उत्तर हो जाएगा। एक्शन रिसर्च में बहुत अच्छा खासा वेटेज है एक्शन रिसर्च का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भैया आपका एक्शन रिसर्च में, आपसे पूछेगा क्रियात्मक उपकल्पना, क्रियात्मक हाइपोथेसिस का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। कि भैया समस्या आपने देखी कि स्कूल में कचरा ज्यादा है, तो आपने उसके कारण देखे कि डस्टबिन नहीं है। तो डस्टबिन नहीं है तो आपने एक्शन हाइपोथेसिस बनाई कि भैया आप कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, कि भैया हम लकड़ी के डस्टबिन बना दें जब तक प्लास्टिक के नहीं आ रहे हैं, या हम एक डस्टबिन बना दें, या एक एक पॉली बैग सा या एक कागज का बैग बना दें जो हर क्लास का कूड़ा इकट्ठा करके और हर क्लास का मॉनिटर स्कूल में छुट्टी के समय जाते समय उसे डाल देगा। या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है, कि आपके जजमेंट पर आधारित होता है, नहीं न तो आपके पूर्व अभ्यास पे डिपेंड करता है, क्योंकि रोज प्रॉब्लम नहीं आती। एक्शन रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है उसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि आप उनको स्टैटिस्टिकली, यानी संख्यात्मक तौर पर आप उनको चेक कर सको। नहीं, क्रियात्मक उपकरण नहीं भैया, जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप हाइपोथेसिस तो बनाओगे ना कि समस्या का समाधान कैसे करोगे, तो आप समस्याओं के कारणों पर डिपेंड करते हुए बनाते हो, ठीक है। हाँ पूछो चंदन सिंह, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने भी मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट किया, जो एनईपी 2020 ने किया। तो इसको सीडीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, बनेंगे अभी। आपका इसका मतलब आप मुझे बस ईमानदारी से बता सकते हो, तो बताओ आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड क्या किया है, और जो आपने किया क्या आपने उस समय पे मन से पढ़ाई की थी या नहीं की थी? फिर मैं आपका निदान जब करूंगी तभी उपचार कर सकती हूँ, तो आप मुझे ये बताओगे फटाफट से। तो बताएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि ये एक तरीका है जिसमें हर बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, ये बच्चों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी भाषा को, मल्टीलिंगुअलिज्म को क्यों सपोर्ट किया? सही है कि बालक सुरक्षित महसूस करेगा, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, कुल मिलाकर डी उत्तर है। क्या कहोगे? डी उत्तर। आओ, कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, कि पुरुष क्या करते हैं और महिलाएं क्या करती हैं, वो सामाजिक भूमिका है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना, ठीक है ना। और उसके बाद आपके लिए आता है कि भैया अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो कौन सी चीज नहीं है? कौन सी चीज नहीं है? सी, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, अच्छा मेरे को बताओ, उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती होगी? लेटर चाइल्डहुड कब से कब तक होगा? तो लेटर चाइल्डहुड हम अगर उठाएं तो इसको 9 से लेकर 11 तक मान लो। अच्छा, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, क्योंकि टोली की उम्र कहते हो आप, टोली एज, गैंग एज बोलते हो। जी बेटा जी, थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आप जैसा बच्चा भगवान सबको दे। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता, हाँ बैलेंस करना सीखता है, बहुत सारी चीजें। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, भैया यार वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल एक्वायर करने लगे, ये उनके विकास के लिए नहीं आता। तो बी रहेगा, क्योंकि बी क्या है, नेगेटिव है। बाकी इंडिविजुअल आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है। 9 साल से 11 साल का बच्चा अपने आप अपने कपड़े पहन लेता है, जूते की लेस लगा लेता है, अपने तैयार हो लेता है, अपना टिफिन उठा लेता है ना। ऐसे तो नहीं कहता कि मम्मी आ जाओ कर ली है धुलवा दो, ये नहीं कर रहा होता ना, खुद ही धो लेता है ना। तो यही वाला मामला है। तो इंडिविजुअल आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर लेता है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है, जनरल मैच्योरिटी आती है। जनरल मैच्योरिटी क्या है, जनरल मैच्योरिटी क्या होती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, कोई मुद्दा ही नहीं। आप जनरल में काउंट होते हो, सीधी बात, नो बकवास। आप कुछ भी भर दो, आप जैसे ही भरते हो अदर स्टेट, आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है, डू यू हैव द डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, और आपने भरा होगा नो आई एम फ्रॉम द अदर स्टेट, बात ही खत्म हो जाती है। तुम ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट होते हो। ये फलाने में मेंस में दिक्कत आएगी, ये इसमें दिक्कत आएगी, कोई मतलब ही नहीं, तुम जनरल में ही काउंट होगे। जनरल मतलब जनरल, ठीक है ना, जनरल का मतलब जनरल है, आगे सोचना ही नहीं है तुम्हें। तो बताइए, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना मतलब बच्चा मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं उसको ट्रेन कर दूं, मतलब मेरा बच्चा भी मैच्योर नहीं हुआ लेकिन मैं इसको ट्रेनिंग करूं कि जीन प्याजे पड़ेंगे तू और मैं, तो सामान्य कौशल के अचीवमेंट में बहुत लाभकारी होगा। तो भैया इससे ना ये जनरल स्किल्स गेन कर पाएगा। आपको लगता है कुल मिलाकर हानिकारक होगा, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस तरीके की विधि का प्रयोग किया गया। बताओ क्या रहेगा। बिल्कुल ये फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि मैंने कैसे याद करवाया या मैंने कैसे किसी चीज को सिखाया। ठीक। आप 5 साल का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है, बिजली चमकी, तूफान की आवाज, और वो उछल जाता है। बार बार घटना होती है, कुछ देर शांति के बाद बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना बार बार, ये घटनाएं घट रही हैं, इनके साथ राजू का अनुबंधन हो गया है। ठीक है ना, इनके साथ राजू का क्या हो गया, अनुबंधन हो गया है। तो ये किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्लासिकल कंडीशनिंग है कि जब जब ये घटना घटेगी, जब जब ये आपका ये घटना स्टिमुलस होगा, जब जब ये स्टिमुलस होगा तब तक आपका रेस्पॉन्स यही आएगा। ठीक है ना, दोनों की क्या हो गई है, दोनों का अनुबंधन हो गया, कंडीशनिंग हो गई है दोनों की। और क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत कौन लेकर आए, तो आप कहोगे पावलोव लेकर आए। कौन लेकर आए, पावलोव लेकर आए। कौन लेकर आए, पावलोव लेकर आए। कौन लेकर आए पावलोव लेकर आए। ठीक है ना साहब, आगे बढ़ो। सकारात्मक दंड का नियम का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट, बोले पॉजिटिव पनिशमेंट भी होता है जी, होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव पनिशमेंट बेटा हो ही नहीं सकता ना, उसके दिक्कत हो सकती है जो वहीं का रहने वाला हो। तुम्हारा ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, तुम्हारा ओबीसी नहीं लगेगा, तुम्हारा एससी एसटी नहीं लगेगा, तुम क्योंकि उस राज्य के हो नहीं, तुम जनरल में काउंट होगे, तो बात ही खत्म हो जाती है तुम्हारे लिए। तो आज भी जनरल में काउंट, मेंस होगा तब भी तुम जनरल में काउंट, तो मामला ही नहीं है तुम्हारा। तो दिक्कत उसके लिए होती है जो उसी राज्य का है, उसने भर दिया ओबीसी, फिर उससे पूछा जा रहा है कि वो लगा डॉक्यूमेंट, उसका रिजल्ट ओबीसी के बेसिस पे कट ऑफ में उसको पास दिखा दिया रीट में, और जब मेन वो हो रहा है तो उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं, उसको दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं होगी। तुम हो ही बाहर वाले हो, बाहर वाले को कोई दिक्कत होती है, बाहर वाले को पत्तल में खाना खिलाओ, बाहर वाले को चांदी के बर्तन में खाना खिलाओ, किसी में खिलाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। घर वाले को अगर पत्तल में दे दिया जबकि उसको चांदी के में मिलना था, उसको दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ, बताओ बताओ। मित्रों के द्वारा उपहास, सकारात्मक दंड, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, अपने से सभी। पॉजिटिव पनिशमेंट कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब ऐसा पनिशमेंट है जिसकी वजह से तुम मतलब अपने थोड़ा सा बेहतरी करने में आगे बढ़ जाओगे, कुल मिलाकर ऐसा वाला मामला होगा। पक्का, सबका सही है। जब आपके फ्रेंड आपका ना मजाक उड़ाते हैं, तो ये नुकसान नहीं है, ये क्या है, ये नुकसान नहीं है, ये नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये किसमें आएगा, ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा, तो आप इसे बोलते हो सकारात्मक दंड। मीन में एक निकालना बंद कर देना, तो ये तो दंड है ही नहीं ना, कि नहीं पहले तुम मेरे में कीड़े निकाला करते थे, अब तुमने कीड़े निकालना बंद कर दिया, मैं अपने आप को बड़ा दंडित महसूस करती हूँ या करता हूँ, तुम मुझ में कीड़े फिर से निकालो। तो ये कोई पॉजिटिव पॉजिटिव पनिशमेंट थोड़ी ना है। पॉजिटिव पनिशमेंट जिससे तुम्हें बेहतरी हो, एक ऐसा, तो फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया, ओ देखो 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 कैसा बन के आया, तो अब तुम अपने में सुधार कर लोगे, है ना, मारा नहीं पीटा नहीं, तो वो पॉजिटिव है और दोस्त है तुम्हारा, क्लोज है। ऐसा थोड़ी ना कि मीन मेक निकालना बंद कर दिया तो तुम कह रहे हो अरे मैं तो बहुत ही मिस कर रहा हूँ, तुम मीन मेक निकालो ना मेरा बहुत ज्यादा तरीके से। निम्न में से कौन सा कथन मोटिवेशन प्रक्रिया के बारे में नहीं है, मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, मोटिवेशन तो ले जाती है भैया।
मोटिवेट होगे तो लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल। ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर ले जाता है। आपको लगता है आप अगर मोटिवेटेड हो तो जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती होगी आप उसे दूर रखोगे। अगर आप मोटिवेटेड हो, भैया रे सुल्तान में सुल्तान जो था, भागता है, दौड़ता है, भैया गजब, फाइटिंग, बॉक्सिंग सब करता है, तो क्या मोटिवेशन आपको अप्रिय स्थिति से दूर रखता है? आप बताओ भैया। सारे बता रहे हैं डी। डी। सब सब सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब भरते हैं, बहुत बढ़िया। डी क्या रहेगा? डी। डी डी डी। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अस्थायी। आपने कोई स्टिमुलस था, उसको बार बार दिया, तो आपके अंदर जो टेम्पररी चेंज आया, उसको आप क्या कहते हो? अभ्यस्तता, हैबिटेशन, या आपकी हैबिट बन गई, लर्निंग बोलते हो, है ना? टेम्पररी लर्निंग बोलते हो या मोटिवेशन बोलते हो? क्या बोलते हो यार इसको? बताओ क्या बोलते हो? क्या क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। क्या कहते हो? जैसे मैंने आपको बार बार अपनी बोलते हैं ना, कई बार बच्चे बोलते हैं मैम हमें आपकी क्लास की आदत हो जाती है, तो मैंने आपको एक उद्दीपक दिया, है ना, बार बार दिया, तो आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आया कि आप उस समय पे उठते थे, पढ़ते थे। लेकिन ये अस्थायी परिवर्तन है। देखो अधिगम क्या है? स्थायी परिवर्तन। अधिगम से व्यवहार में क्या आता है? स्थायी परिवर्तन आता है, परमानेंट चेंज आता है। अस्थायी अधिगम कोई होता नहीं कि टेम्पररी लर्निंग करी आपने, नहीं, ऐसी कुछ नहीं। मोटिवेशन क्या है? आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का कारण होता है। तो ये क्या है? हैबिचुअल, हैबिचुअल हो जाना, हैबिटेशन हो जाना, हैबिचुअलाइजेशन हो जाना, कि आप किसी चीज के लिए हैबिचुएशन हो गई है आपके अंदर। अस्थायी परिवर्तन है, जब वो चीज हट जाएगी आपकी वो आदत हट जाएगी। ठीक है ना साहब? आगे बढ़ेंगे। बच्चों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग टीचर को नहीं करना चाहिए? आप अपने बच्चों के ना एप्टीट्यूड में परिवर्तन लाना चाहते हो कि आपके बच्चे ना पॉजिटिव तरीके से सोचें, है ना, बहुत बूस्टअप रहे, तो किस चीज का प्रयोग टीचर न करे? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यही नहीं करना चाहिए कि आपने दबाव बना दिया। बाकी किसी विचार को दोहराना, दृढ़ता पूर्वक व्यवहार, ठीक है, इससे एटीट्यूड बनेगा। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति कि आप सही कर रहे हो, तो ऐसे भी आपका एटीट्यूड बनेगा। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ये भी होगा। लेकिन अगर आप दबाव में किसी चीज के लिए राजी कर रहे हो तो एटीट्यूड नहीं बनता उससे। ठीक है ना? आओ। 6 से 10 साल की उम्र में बच्चे किसमें रुचि लेते हैं? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। 6 से 10 साल है, 11-12 मत मान लेना और यौन संबंध मत बता देना कि नहीं हमें तो लगता है यौन संबंध में ले लेंगे, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे, सिगमंड फ्राइड का दिमाग लगाना, सिगमंड फ्राइड को ले लेना। सिगमंड फ्राइड साहब के अकॉर्डिंग 6 से लेकर 10 साल का बच्चा है, तो भैया यौन संबंधों में तो किशोरावस्था में बच्चा इंटरेस्ट लेता है, किशोरावस्था। और तभी बच्चा मानव शरीर के अंदर भी किशोरावस्था में ही लेगा, किशोरावस्था। ठीक है ना? या तो आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, तो धर्म में भी किशोरावस्था में लेता है, विद्यालय में। अर्धचेतन, फिर है आपका अचेतन, यानी आपका एक तो कॉन्शियस है, एक सब कॉन्शियस है, और फिर है आपका अनकॉन्शियस। तो कौन सा बात करता है भैया? कौन सिद्धांत बताता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है? कौन सा बताता है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, बहुत बढ़िया साइको एनालिटिकल थ्योरी। कौन लेकर आया बेटा इस थ्योरी को? तो आप कहोगे सिगमंड फ्राइड भैया लेकर आया। कौन लेके आया गुड्डा? तो तुरंत बोलना है सिगमंड फ्राइड भैया लेकर आया। ठीक है ना साहब? और उसमें उन्होंने क्या कहा कि चेतन मन तो केवल 10% है जो दिख रहा है, चेतन, और बाकी सारे काम कौन करवा रहा है? 90% जो अचेतन है, जो बर्फ का वो हिस्सा पानी के नीचे है जो दिख नहीं रहा। हाँ 100+ बन रहा है, क्वालिफाई हो जाएगा, क्यों परेशान होते हो? एकदम नॉर्मल रहा करो, एकदम बढ़िया। पढ़ने में मजा आ रहा है? क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आगे तैयारी करने को मिलेगी बहुत बेहतर तरीके से, और अच्छे से इसको जोड़ लो। आ जाओ भैया। कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक तरीके से अपने गुस्से को दूसरी जगह लगा दिया। गुस्सा आया, खेलने चले गए, वहां जय धनाधन बैट, डुब 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 डुब, बॉल पीट दी। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते तब तक खेलते हैं। तो ये कौन सा इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म, समायोजन का तरीका कौन सा अपनाया? समायोजन का ये कौन सा तरीका है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तो होता है जिसमें बच्चा करता है मेरी गलती नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।